वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट बाय क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। जो कंसेप्ट है आज का टॉपिक रहेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट दिया है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया है और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। और इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो इनकी बुक है 1911 में पब्लिश हुई थी। उसमें इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में इनके द्वारा डिस्कशन दिया गया। अब हम बात करेंगे फ्रेडरिक टेलर के द्वारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो किस तरीके से दिया गया है और उसकी क्या क्या बातें हैं। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर जो है that is the first person who insisted on the introduction of scientific method in management, and it was he who along with his associates made the first systematic study of management. सबसे important point है ये systematic study। scientific management को जो अलग बताया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के साथ और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के साथ, वो सिस्टमेटिक स्टडी के बेसिस पे बताया जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो फ्यूल ने एक्सपेरिमेंटेशन करा है, ऑब्जर्वेशन करा है और सिस्टमेटिक नॉलेज को लेकर जो भी गेट करा है उसके बारे में इन्होंने एक तरीके से अपने थॉट दिए हैं और वो थॉट यहाँ पे सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं। तो बेसिकली सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट से कुछ अलग इनको दिखाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब जहाँ पे व्हाट डू यू वांट मैन टू डू, सीइंग दे डू इट बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इनकी जो स्टडी है उसका मेन फोकस क्या है कि किसी भी काम को करे वन ऑफ द बेस्ट मेथड ढूंढ कर करे, यानी कि जो भी काम को करे, मैनेजमेंट को करे, वो एक चीपेस्ट वे में होना चाहिए। किसी भी वर्क को करने के लिए इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट वन ऑफ बेस्ट मेथड। इनका फोकस किसके ऊपर है, बेस्ट मेथड के ऊपर फोकस है। किसका, हेनरी एफ.डब्ल्यू. टेलर का। इनका जो मेथड है वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, यानी कि पुराने विचारधाराओं से युक्त है। इसलिए इनके जो कंसेप्ट है उसमें बेस्ट एंड चीपेस्ट वे किसी भी मैनेजमेंट को करने के लिए हमें मैन और मटेरियल का जो कॉम्बिनेशन है उसकी इन्होंने बात करी है कि मैन को क्या काम करना चाहिए और मटेरियल का कैसे बेस्ट और चीपेस्ट वे में यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रॉपर्ली जो भी वर्क होगा वो बेस्ट मेथड से होगा, बेस्ट तरीके से होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी कम से कम कॉस्ट में। और ट्रेडिशनली अगर हम फोकस करके करेंगे तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली सही होती जाएगी, क्योंकि इनका फोकस है ट्रेडिशनल चीज़ों को अपनाना। इन्होंने ट्रेडिशनल एनालाइज करा है अपने स्टडी के अंदर, एक्सपीरियंस करा उस चीज़ को और फिर वो बातें इन्होंने बताई है साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि अगर प्रॉपर्ली तरीके से सिस्टमेटिक मैनेजमेंट करना है तो पर्सन को बेस्ट मेथड अपनाना चाहिए और साथ ही साथ बेस्ट मेथड के साथ साथ रिसोर्सेज का यूज़ करना भी आना चाहिए। और ये इनका मेथड ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल मेथड में भी इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादातर बात करी गई है। तो एक तरीके से पता चलता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन्होंने जो कंसेप्ट बताया है वो ट्रेडिशनली चीज़ों को फॉलो करते हुए बताने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं इनके द्वारा दिए गए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है और थ्योरी है उनके बारे में। सबसे पहले इन्होंने बताया कि बिज़नेस एक्टिविटी जो भी कंडक्ट करा जाए वो एक स्टैंडर्डाइज टूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसा कि इनके थ्योरी में आता है। मेथड होनी चाहिए एक पर्सनल ट्रेन पर्सनल के द्वारा होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो बिज़नेस में प्रॉपर मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। अकॉर्डिंग टू टेलर, टूल्स वन ऑफ द बेस्ट होने चाहिए, मेथड वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, ट्रेन पर्सन ऐसा होना चाहिए जो इफ़ेक्टिव वे में कम से कम वेस्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी लेकर काम कर सके। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान देने की बात कही है। इससे क्या होगा, एक तो आउटपुट प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इंक्रीज आउटपुट, क्वालिटी बढ़ेगी, इम्प्रूव क्वालिटी, और तीसरी बात इन्होंने क्या कही है कि कॉस्ट कम होगा और वेस्टेज कम हो जाएगी। जब ये चारों
तीनों चारों चीज़ें होती है, क्वालिटी बढ़िया, आउटपुट इंक्रीज़, कॉस्ट कम और वेस्टेज कम। तो इससे क्या होता है, इससे मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल क्या कहना चाहता है कि प्रॉपरली ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे जैसे चीज़ें होगी वैसे वैसे तेज़ी से डेवलपमेंट पर्सन का होगा और इकोनॉमिकली और सोशली पॉलिटिकली कंट्री का ग्रोथ होगा। अगर हम ये चीज़ मैनेजमेंट में अपनाएंगे तो प्रॉपरली हमारा भी डेवलपमेंट और पर्सन का भी डेवलपमेंट होगा। कुछ इनके प्रिंसिपल दे रखे हैं जो इन्होंने बताया है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 4 पॉइंट ऐसे हैं जो ये इनके पॉइंट आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इन्होंने बताया। फर्स्ट इन्होंने बता रखा है कि जो भी जॉब करे वो नॉट रूल ऑफ थंब होना चाहिए। नॉट रूल ऑफ थंब मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, एक तरीके से ऐसा नहीं कि जो आपको दिया गया वैसा ही आपने कॉपी पेस्ट करके जॉब को कर दिया, इमीडिएट नहीं करना है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि जॉब को जो भी तरीके से करना है ऑर्गेनाइजेशन में वो एक साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे करना है। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले, डूइंग करने से पहले थिंकिंग ज़रूरी है। रूल ऑफ थंब मतलब मैनेजर का डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, यानी कि मैनेजर को अपनी मनमानी नहीं चलानी चाहिए, लोगों को अपनी मनमानी नहीं चलानी चाहिए, मन से कुछ नहीं करना चाहिए, एक तरीके से थिंकिंग के साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखकर करना चाहिए। ये इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट प्रिंसिपल है, जिसमें बताया गया है कि टेलर क्या कहता है, किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड होना ज़रूरी है। तो नॉट रूल ऑफ थंब यानी कि ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आप डिक्टेटरशिप कर रहे हो, जिसमें आप मनमानी तरीके से काम को कर रहे हो। अगर ये चीज़ होती है तो बेसिकली वर्क जो होगा वो एफिशिएंसी के साथ नहीं हो पाएगा, वर्क के जो गोल होंगे वो अचीव नहीं हो पाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर्ली टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा। किसी भी काम को करने के लिए फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड टाइम रखा जाता है, और आप अगर मनमानी तरीके से कोई वर्क कर रहे हैं और उसमें कोई टाइम का एक रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो बेसिकली वो वर्क अगर हो भी जाएगा तो टाइम पर नहीं होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी और वेस्टेज ऑफ एफर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि किसी भी काम को करने के लिए साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है, उसके कारण, उसके प्रभाव को जानना और सारी चीज़ों को जान के फिर वर्क को करना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में इन्होंने कहा है, सेकंड पॉइंट जो है कि ये जो भी काम करा जाए टुगेदरनेस के साथ करा जाए, हार्मनी के साथ करा जाए। हार्मनी यानी कि टुगेदरनेस, अगर टुगेदरनेस रहेगा तो वर्क तेज़ी से होगा। दोनों ग्रुप को काम करना चाहिए, चाहे वो वर्कर ग्रुप हो चाहे वो मैनेजमेंट ग्रुप हो। दोनों ग्रुप एक साथ काम करेगा तो प्रॉपर्ली वर्क टाइम पर होगा। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि तालमेल बना के काम करना। अगर ये दोनों चीज़ें तालमेल बना के आप काम करोगे, कोऑपरेशन यानी कि लोगों के लिए और कोऑपरेट करके काम करना, खुद के लिए काम नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना। जैसे कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में पढ़ा था फ्यूल का कंसेप्ट कि जनरल इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जनरल इंटरेस्ट की तरफ जाना, खुद के बारे में ना सोच के लोगों के बारे में भी सोचना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना, वर्कर्स के बारे में सोचना अगर आप मैनेजर है, और अगर आप वर्कर है तो मैनेजर्स और अदर वर्कर के बारे में सोचना। एक कॉमन गोल होना चाहिए, इनके द्वारा बताया गया है। और अगर ऐसी चीज़ें होगी, कोऑपरेशन के साथ काम होगा, तो एक तरीके से डेवलपमेंट हर पर्सन का होगा। 4 पॉइंट इन्होंने बताया, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन फॉर इज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो जो पर्सन की काबिलियत है, जो जो उसकी एफिशिएंसी है, उसके साथ उनका सबका डेवलपमेंट होना। ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, कि जो चीज़ सोची है उसको तरीके से करना, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया कि जो भी वर्क करे उसको अगर तरीके से करोगे तो प्रॉपर्ली वर्क का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद इन्होंने टेक्निक्स बताई है। फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। इस टेक्निक में इन्होंने बताया कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और अगर फैक्ट्री लेवल पे इनकी जो बातें हैं
इनकी जो बात है वो फैक्ट्री लेवल के ऊपर ज़्यादा फोकस है इनकी बातों का। उसमें इन्होंने 2 डिपार्टमेंट के लिए सजेस्ट करा है। फैक्ट्री में हमारे 2 डिपार्टमेंट होने चाहिए। फर्स्ट रहता है प्लानिंग डिपार्टमेंट और सेकंड होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में टेलर के द्वारा टेक्निक बताई गई है कि 4 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 4 चीज़ें हैं हमारी डिपार्टमेंट के अंदर तो प्लानिंग ढंग से होगा। और ऐसी ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 चीज़ बता रखी है। वो कौन कौन सी है पहले इनको समझते हैं। फर्स्ट है रूटीन क्लर्क। रूटीन क्लर्क क्या होता है? एक तरीके से ऐसा पर्सन जो जॉब को मैन्युअली परफॉर्म करे और तरीके से काम करे, एक रूटीन बना के रखे। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन देने का काम करे। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन देने का काम करे। इंस्ट्रक्शन देने का काम करे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कौन हो गया? जो टाइम स्टैंडर्ड मेंटेन करे और कॉस्ट को मेंटेन करे। डिसिप्लिनेरियन जो कि किसी भी वर्क को सिस्टमेटिक तरीके से करवाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में 4 चीज़ें होगी तो बेसिकली प्लानिंग अच्छी तरीके से होगी। इन 4 चीज़ों को ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। रूटीन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। इसी तरीके से इन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करी। इसमें 4 तरीके के यहाँ पे डिपार्टमेंट होने चाहिए। गैंग बॉस जिसका काम क्या है? सारी मशीनों को अरेंज करे। ऑल मशीन, ऑल टूल एंड अदर रिसोर्सेज को एक ऑर्डर में दे। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑर्डर। ऑर्डर में सारी मशीन और टूल को मेंटेन करें। उसके बाद इन्होंने स्पीड बॉस की बात करी है। स्पीड बॉस क्या करता है? किसी भी काम को करवाने में टाइमली योगदान देता है। थर्ड पॉइंट है रिपेयर बॉस। ये ऐसा पर्सन है जो मशीन्स, टूल्स को एश्योर करता है कि जितनी मशीन है वो सारी सही है और जितने भी टूल्स है वो सारे सही है, वर्किंग कंडीशन के लिए अवेलेबल है। इंस्पेक्टर एक ऐसा पर्सन होगा जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट चेक करेगा। ये क्या करेगा? क्वालिटी ऑफ आउटपुट को यहाँ पे चेक करेगा। क्वालिटी को चेक करेगा। जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट को चेक करेगा। इन 4 का होना ज़रूरी है। टेलर ने इस बात को बताया। तो टेलर ने फंक्शनल फॉर्मेशन में 2 पार्ट में बांट कर रखा है, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 पॉइंट होता है: रूटीन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उन्होंने 4 बात बताई है। एक तो गैंग बॉस होना जरूरी है जो मशीन एंड टूल को ऑर्डर में जमा सके। स्पीड बॉस होना चाहिए जो टाइमली वर्क को करवा सके। रिपेयर बॉस होना चाहिए जो रिपेयरिंग का काम मशीनों और टूल का एश्योर कर सके, ये सारी चीज़ें सही है। और एक इंस्पेक्टर होना चाहिए जो क्वालिटी को चेक करे। अब बात आती है सेकंड टेक्निक की जिसमें इन्होंने बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसके बाद इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन बता रखा है कि किसी भी क्वालिटी जब आप बनाए तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है। और ये हर फर्म के लिए ज़रूरी है जो फैक्ट्री लेवल पे काम करती है कि अगर आउटपुट का स्टैंडर्डाइजेशन अच्छा रहेगा तो प्रॉपर्ली सही टाइम पे सही तरीके का प्रोडक्शन होगा। स्टैंडर्ड क्या? एक तो टूल का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, मशीन अच्छी होनी चाहिए जो यूज़ कर रहा है। इससे क्या होगा? तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। हर चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ना। आउटपुट को क्रिएट करने के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना, जैसे परफॉर्मेंस मेंटेन करना, जो प्रोडक्ट करो उसके साइज टाइप फिक्स करना, अगर आप पार्ट्स में चेंज करो तो उसको देखना, प्रोडक्ट में चेंज करो तो उसको देखना। तो जो भी आउटपुट है वो उसको मैक्सिमाइज़ करना, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के साथ जो भी स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखना। थर्ड पॉइंट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में इन्होंने बता रखा है कि किसी भी काम को करने के लिए एक अच्छा मेथड होना चाहिए जिससे वो टाइम पर पूरा हो जाए और जॉब जो होगी वो तरीके से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए
जैसे लेबर और कैपिटल इंसेंटिव मेथड हम यूज़ करते हैं। दो मेथड होता है, एक तो लेबर इंसेंटिव, एक होता है कैपिटल इंसेंटिव। लेबर इंसेंटिव का मतलब जिसमें ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है, जिसमें ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है कैपिटल से, जिसमें ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है कैपिटल से, और कैपिटल इंसेंटिव जिसमें कैपिटल का ज़्यादा यूज़ होता है लेबर से। तो बेसिकली दोनों मेथड कहाँ पे सूटेबल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चीज़ हैंडमेड बना रहे हो तो उसके लिए लेबर इंसेंटिव सही है, ज़्यादा लेबर होंगे जल्दी काम होगा। लेकिन कोई चीज़ पैकिंग की है, प्रोडक्शन, जहाँ पे हैंडमेड यूज़ नहीं होगी, प्रोडक्ट हैंडमेड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, मशीनों की ज़रूरत है, तो वहाँ कैपिटल इंसेंटिव मशीनों का उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा मशीन कम लेबर, कैपिटल इंसेंटिव वहाँ चाहिए जहाँ पर मशीनों की ज़रूरत है, और लेबर इंसेंटिव वहाँ चाहिए जहाँ पे लेबर की ज़रूरत है। तो इन्होंने इस चीज़ को मेथड स्टडी में बताया कि किसी भी काम को करने के लिए अगर हम बेस्ट मेथड से करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बेस्ट मेथड से करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो जॉब होगा वो तरीके से होगा और सही ढंग से होगा। मोशन स्टडी में इन्होंने बता रखा है कि मूवमेंट ऑफ लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन एक्सेट्रा विच आर अंडरटेकन डूइंग अ जॉब। कोई भी काम को कर रहे हो उसमें आपको हमेशा वर्कर का अरेंजमेंट, वर्कर को कौन से टूल की ज़रूरत है, चाहे वो प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट हो चाहे वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो, सारी चीज़ों को ध्यान रखना। इक्विपमेंट उसको टाइम पर मिल जाए, उसका टाइम वेस्ट नहीं हो पर्सन का, उसको सूटेबल इक्विपमेंट मिले और कम से कम वेस्टेज रखे वो, सही लेबर को सही जगह लगाना, और हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया और इसको इन्होंने मोशन स्टडी के नाम से कहा है। लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग मोशन, सारी चीज़ें आती है। इसमें मैन मटेरियल का एक तरीके से अरेंजमेंट की भी बात करी है। तो फ्यूल ने मोशन स्टडी में मोशन रिलेटेड, मूवमेंट रिलेटेड एक्टिविटी पे इन्होंने ध्यान दी की बात कही है। इसके बाद इन्होंने बताया टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में इन्होंने स्टैंडर्ड टाइम की बात करी है कि किसी भी काम को करेंगे हम स्टैंडर्ड टाइम को लेकर करेंगे, स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे। इसलिए इन्होंने टाइम मेजरिंग डिवाइस के लिए भी जो है बताया है कि टाइम मेजरिंग डिवाइस होने ज़रूरी है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टाइम मेजरिंग डिवाइस हो गया तो स्टैंडर्ड टाइम से वर्क होगा, और स्टैंडर्ड टाइम अगर होगा तो उससे क्या होगा, जो वर्कर है वो तरीके से काम करेगा और एक डिटेल में प्रॉपर्ली जो भी वर्क लिया है उसको कम से कम वेस्टेज ऑफ टाइम के साथ करेगा। सब फॉर एग्जांपल उसको अगर 3 बॉक्स बनाने हैं तो उसको 20 मिनट्स दिया, ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम। अब 20 मिनट्स में उसको कितने बॉक्स बनाने हैं, 3 बॉक्स बनाने हैं। ये 3 बॉक्स जो बनाना है इसको 20 मिनट्स में, ये इसके द्वारा बनाया जाएगा। एक टाइम पर्टिकुलर दे दिया गया, लेबर के द्वारा 20 मिनट्स में बनाया जाएगा इतने टाइम में। तो अब ये हो गया स्टैंडर्ड, इसके अंदर उसको टाइम में यहाँ पे वर्क बॉक्स बनाना है, प्रोडक्शन करना है। तो ऐसे ही एक स्टैंडर्ड दे दिया जाता है और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके, उस टाइम के इस पैरामीटर को फॉलो करके पर्सन अपने वर्क को पूरा करता है। नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से पर्सन थक जाता है, वर्कर थक जाता है, तो उसकी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की बात कही है। इसमें टेलर कहते हैं कि जो वर्कर है, वर्क कर रहा है, उसको कुछ एक ब्रेक देना चाहिए जिससे उसका वर्किंग परफॉर्मेंस तेज़ी से बढ़े। जब वर्क करे तो एक रेस्ट ऑफ इंटरवल होना चाहिए, एक जो कि बिजनेस हावर में, वर्किंग हावर में एक मिडिल वाला जो टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल 8 हावर का काम कर रहा है तो 8 हावर के अंदर एक हाफ एन आवर का जो बीच का टाइम है आफ्टर 4 आवर, उस समय उसको थोड़ा इंटरवल या रेस्ट का टाइम पीरियड दे देना चाहिए। इसमें क्या होता है, वो अनसूटेबल होके अगर वर्क करेगा तो वर्क की एफिशिएंसी कम रहेगी। इसलिए इस टाइम पीरियड में, रेस्ट ऑफ इंटरवल के बीच में, वो अपनी सूटेबिलिटी, अपनी एफिशिएंसी को रेस्ट के द्वारा क्रिएट करेगा और देन वापस से उसकी जो टायर्डनेस है, थकान है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरीके से किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में वो अनसूटेबल नहीं रहेगा। तो फटीग यानी कि टायर्डनेस के ऊपर इन्होंने बात करी है। टायर्डनेस
जो एम्प्लॉय होता है उसके ऊपर इन्होंने बात करी है। हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, मतलब गलत प्रभाव पड़ता है फिजिकल मेंटल अगर थकान होती है तो, हेल्थ और एफिशिएंसी पे। फटीग स्टडी हेल्प इन रिड्यूसिंग फटीग अमंग द वर्कर्स, यानी कि थकान को दूर करने में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रखा है ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसका, वो एक रेस्ट इंटरवल को प्रेफरेंस देना, रेस्ट इंटरवल को प्रायोरिटी देने के ऊपर बात करी है टेलर ने। ये चीज़ होगी तो रेस्ट इंटरवल मिलेगा टाइम पे और वर्क पूरा होगा। लास्ट इन्होंने बताया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये टेक्निक बड़ी कमाल की है। इस टेक्निक में इन्होंने अलग अलग वेजेस की डिफरेंट रेट की बात करी है। अगर कोई वर्कर ज़्यादा काम कर रहा है, अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा लगा रहा है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा पेड करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। इनएफिशिएंट और एफिशिएंट एम्प्लॉय में वर्क के अकॉर्डिंग वेजेस बांट देने चाहिए। कोई वर्कर इनएफिशिएंट वे में काम कर रहा है तो उसको नॉर्मल वेजेस ही देनी चाहिए और उसको एफिशिएंट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है तो उस पर्सन को एक्स्ट्रा वेजेस पे करनी चाहिए। सो एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। इससे क्या होगा, इनएफिशिएंट एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो गए कि अगर अच्छा वर्कर काम कर रहा है तो हमें भी काम अच्छा करना चाहिए और हमें भी पेमेंट ज़्यादा मिले। तो इसमें डिफरेंशियल पीस यानी कि अलग अलग पीस वेज सिस्टम की बात करी इन्होंने। अकॉर्डिंग टू अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूस पेमेंट दिया जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा कहा है। नंबर ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर पेमेंट दिया जाए यानी कि पर पीस पेमेंट दिया जाए तो टेलर कहता है इससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी तेज़ी से बढ़ेगा। अगर आपको प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ाना है तो नंबर ऑफ पीसेस के अकॉर्डिंग पेमेंट, नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूस करे उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होना चाहिए। जिससे क्या होगा, वो पर्सन और आगे मोटिवेट होगा वर्क करने के लिए। तो बेसिकली हमने बात करी टेलर के प्रिंसिपल्स, टेलर के टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस वीडियो में हमने FW टेलर के द्वारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है उसकी यहाँ पे डिस्कशन करा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।